हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। और हम शुरू करेंगे हमेशा की तरह वोकैबुलरी से। वोकैबुलरी का इंपॉर्टेंस स्टूडेंट्स होता है कि ये आपके एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस कैरी करता है। जितना ही वेटेज लगभग ग्रामर का होता है उतना ही वेटेज वोकैबुलरी का होता है। और साथ ही साथ ये तो डायरेक्ट यूज़ था, है ना, डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन था वोकैबुलरी का आपके स्कोर बढ़ाने में। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो आपके कॉम्प्रहेंशन स्किल्स भी ऑन पॉइंट होते हैं। सो देर आर डबल रीजन्स टू पॉलिश एंड मेक योर वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एंड आई होप आई एम ऑडिबल। मैं थोड़ा सा स्लो बोल रही हूँ बिकॉज माई बेबी स्लीपिंग। एंड मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर रही हूँ रात के 11:30 बजे बिकॉज वो सो रहा है। आज दिन भर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। द फर्स्ट वर्ड इज पेट्रोनाइजिंग। पेट्रोनाइज करना मतलब क्या होता है? पेट्रोनाइजिंग मीन्स स्पीकिंग एज इफ अदर्स आर इन्फीरियर। आपने देखा होगा ना, सुना होगा, ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं जैसे आप निचले स्तर के हैं, आप बहुत लो क्लास हैं और वो बहुत हाई क्लास हैं। हाई क्लास एज इन आप अपने आप को बहुत सुपीरियर दिखाते हैं कि हमें तो सब कुछ आता है, आपको नहीं आता। कुछ किसी भी काम के बारे में बात करेंगे ना तो ऐसे लगेंगे, ऐसे बात करेंगे जैसे तुम तो बेवकूफ़ हो, है ना, तुमसे तो कुछ काम ठीक हो ही नहीं सकता, तुमसे तो कोई काम बन ही नहीं सकता। ऐसे लोगों को के टोन को पेट्रोनाइजिंग कहते हैं, जो अपने आप को सुपीरियर हर चीज़ में समझते हैं। उनको लगता है कि हम टॉप क्लास हैं, बाकी सब तो बस थर्ड क्लास हैं, है ना। सो ऐसे लोग जो बात करते हैं वो टोन को हम कहते हैं पेट्रोनाइजिंग टोन। स्पीकिंग एज इफ अदर्स आर इन्फीरियर। कॉन्डिसेंडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्डिसेंडिंग मतलब नीचा दिखाते हुए किसी से बात करना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, अपने आप को सुपीरियर समझना। एंटोनिम्स क्या होगा? एंटोनिम्स रिस्पेक्टफुल, हम्बल। जो रिस्पेक्टफुल होता है, हम्बल होता है, वो सामने वाले को भी अहमियत देता है। ठीक है। द NSS टेक्स अ पेट्रोनाइजिंग टोन टूवर्ड्स यूरोप, है ना। तो NSS जो है ये पेट्रोनाइजिंग टोन से बात कर रहा है यूरोप से। ब्रॉड साइड, ब्रॉड साइड का मतलब क्या होता है? ब्रॉड साइड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग वर्बल अटैक। ठीक है, क्रिटिसिज्म, असॉल्ट। क्रिटिसिज्म की बात अगर हमने की तो इसका एंटोनिम हो जाएगा प्रेज करना, सपोर्ट करना, लॉर्ड करना, अपलॉड करना। बहुत सारी वर्ड्स, जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे ना वैसे वैसे आप चीज़ों को कनेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, शुरू में जब भी कोई वर्ड आपके सामने नया आए तो आप कोशिश करो कि उस वर्ड को बहुत अच्छे से समझ लो और उस वर्ड को बहुत अच्छे से ईजीएस्ट एक या दो मीनिंग जो आप ऑलरेडी जानते हैं उससे समझना आसान होता है। ठीक है, सो ब्रॉड साइड, प्रेज एंड सपोर्ट। द पॉलिसी कंटेन्स अ डायरेक्ट ब्रॉड साइड अगेंस्ट यूरोपियन एलाइज। यूरोपियन एलाइज के अगेंस्ट पॉलिसी में डायरेक्ट ब्रॉड साइड है। डायरेक्ट ब्रॉड साइड होने का मतलब क्या है? हमें तो लगेगा हाँ ठीक है, चौड़े वाले साइड की कोई बात हो रही है ना। तो देखिए यहाँ पे बाय वर्ड नहीं जाना है, आपको उसका मीनिंग समझना है। ठीक है, सो एकदम लिटरल सेंस नहीं देखना है। ब्रॉड साइड कंटेन्स अ डायरेक्ट ब्रॉड साइड अगेंस्ट यूरोपियन एलाइज, यानी कि कंटेन्स अ डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग वर्बल अटैक अगेंस्ट द यूरोपियन एलाइज। ठीक है, इम्परेटिव का मतलब क्या होता है? इम्परेटिव का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो। एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव है ये। इम्परेटिव मीन्स एब्सोल्युटली नेसेसरी, एसेंशियल है कोई चीज़, क्रूशल है ना, कोई चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शनल या फिर अनइम्पॉर्टेंट। ठीक है, द US सीज इट एज इम्परेटिव टू शेपर्ड ग्लोबल पीस डील्स। ठीक है, यहाँ पे देखो शेपर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच में यूज़ हुआ है? वैसे तो जो शीप वगैरह, शीप गोट इनको जो चराते हैं, है ना, तो हम उनको शेपर्ड कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ, और वो एक नाउन है, लेकिन यहाँ पे शेपर्ड यूज़ हुआ है एज अ वर्ब। टू शेपर्ड मतलब सबको एक साथ में लेके आना, एक डायरेक्शन देना, एक दिशा देना। बिल्कुल वैसे ही जैसे जो भेड़ बकरियों को चराने वाला शेपर्ड होता है, जो सारे भेड़ बकरियों को एक डायरेक्शन देता है, एक दिशा में लेके जाता है ना। तो यहाँ पे दिशा दिखाना, डायरेक्ट करने के मीनिंग में ये वर्ड यूज़ हुआ है। द US सीज इट एज इम्परेटिव। US इसको एक बहुत ज़रूरी समझ रहा है कि वो ग्लोबल पीस डील को डायरेक्ट करे, लीड करे, है ना। यहाँ पे लीड करने के सेंस में ये वर्ड यूज़ हुआ है। ठीक है, जितने लोगों को ये नया लगा मुझे कमेंट करके बताना। हाँ, चलो देन द नेक्स्ट वन, इरेजर। व्हाट डू वी मीन बाय इरेजर? इरेजर मतलब इरेज करना, निकाल देना। इरेज इज अ वर्ब, इरेजर इज अ नाउन। रिमूवल और डिस्ट्रक्शन, ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेशन,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ऑब्लिटरेशन और ऑब्लिटरेट दोनों आपके एग्जाम्स में कई बार आ चुका है बच्चों, ठीक है। सो ऑब्लिटरेशन, एलिमिनेशन। एंटोनिम हो जाएगा प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ एलिमिनेट कर रहे हैं तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, आप उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, आप उसको बचा रहे हैं, है ना, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यूरोप इज़ वॉन्ड ऑफ सिविलाइजेशनल इरेजर, ठीक है। यूरोप को वार्निंग दिया गया है कि पूरे के पूरे सिविलाइजेशन को मिटा दिया जाएगा, ठीक है। अनरिलेंटिंग, व्हाट डू वी मीन बाय अनरिलेंटिंग, ठीक है। रिलेंट करना मतलब मान जाना, किसी की बात, कमज़ोर पड़ जाना। अनरिलेंटिंग मतलब नहीं मान रहा है, अड़ा हुआ है, एडामेंट है, ठीक है, परसिस्टेंट है, रिलेंटलेस है, अनरिलेंटिंग एंड रिलेंटलेस। नाउ एंटोनिम क्या हो जाएगा, वीकनिंग, सॉफ्टनिंग। द स्ट्रैटेजी कैरीज एन अनरिलेंटिंग टोन ऑफ अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म। हाँ, अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म का अनरिलेंटिंग टोन है। अनरिलेंटिंग मतलब परसिस्टेंट है, लगातार, है ना, नेवर वीकनिंग, कभी कमज़ोर नहीं होता है ये टोन, ऐसा टोन है इस स्ट्रैटेजी में, ठीक है। प्रॉप अप का मतलब क्या होता है, प्रॉप अप का मतलब होता है सपोर्ट करना, होल्ड अप करना, सस्टेन करना, बनाए रखना, ठीक है। अंडरमाइन, कमज़ोर करना, अंडरमाइन करना, वीकन करना, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। प्रॉप अप, सपोर्ट करना, ठीक है, आप किसी चीज़ को बनाए रख रहे हैं। एंटोनिम हो जाएगा उसको कमज़ोर कर देना, अंडरमाइन कर देना। द यूएस सेज इट विल नो लॉन्गर प्रॉप अप द वर्ल्ड ऑर्डर। यूएस बोल रहा है कि अब हम पूरी दुनिया का व्यवस्था हम नहीं संभालेंगे, है ना। प्रॉप अप मतलब बनाए रखना। यूएस ने बोला हम नहीं संभाले रखेंगे भाई, उनको ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया का ऑर्डर जो है वो वही संभाले रखे हैं। शेपर्ड करना मतलब क्या, शेपर्ड करना मतलब लीड करना, गाइड करना, दिशा दिखाना, ठीक है। एंड दिस इज एज अ वर्ब, बच्चों याद रखना, दिस इज एज अ वर्ब। एज ए नाउन इसका मतलब होगा जो भेड़ बकरियों को चराता है, जो है ना, उसको हम शेपर्ड कहते हैं, ठीक है। ऑल राइट, ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे बोलने में ज़्यादा एनर्जी लग रही है। शायद मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हूँ कि उठ ना जाए, क्योंकि उठ गया तो मुझे बीच में ये वीडियो रोकना पड़ेगा, जैसा मुझे दिन में रोकना पड़ गया था, ठीक है। सिनोनिम है इसका गाइड करना, लीड करना। एंटोनिम है निग्लेक्ट करना, इग्नोर करना, ठीक है। द यूएस एम्स टू शेपर्ड, द यूएस एम्स टू शेपर्ड, टू लीड, टू डायरेक्ट, टू गाइड पीस डील्स ग्लोबली। ग्लोबली पीस डील्स को लीड करने का एम करता है। परपेटेट, परपेटेट मतलब कथित तौर पर, कहा गया है, दावा किया गया है लेकिन प्रूव्ड नहीं है, परपेटेट, ठीक है। अलेजेड, सपोज्ड, है ना। सपोज्ड से आप समझ लो, हम बोलते हैं ना सपोज x इज इक्वल टू वाई, है ना, तो हम मान लेते हैं, है ना, उसका कोई प्रूफ नहीं होता, वो तो हम प्रूफ बाद में करते हैं, राइट। सो जैसे मैथ्स में सपोज हम कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही कोई चीज़ अगर सपोज की हुई हो, है ना, अलेजेड कहते हैं उसे, परपेटेट कहते हैं, ठीक है, समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम है इसका कंफर्म्ड और वेरीफाइड, जो चीज़ प्रूव हो चुकी है, कंफर्म हो चुकी है, वेरीफाइड हो गई, वो उसके एंटोनिम हो गए, ठीक है। यूरोप फेसेस परपेटेड इकोनॉमिक डिक्लाइन, यूएस परपेटेड इकोनॉमिक डिक्लाइन फेस कर रहा है, ठीक है। अब इस इकोनॉमिक डिक्लाइन को परपेटेड कहा गया है। परपेटेड का मतलब एलिजेड, सपोज्ड, मान लिया गया है, प्रूव्ड नहीं है, ठीक है। सॉलिडिफाई, सॉलिडिफाई मतलब सॉलिड, मतलब इट इज़ अ नाउन, ठीक है। सॉलिड, सॉलिडिफाई वर्ब बन गया। सॉलिडिफाई करना मतलब किसी चीज़ को स्ट्रांग बनाना, है ना। स्ट्रेंथन, रीइंफोर्स। एंटोनिम क्या हो जाएगा, वीकन, लूजन, ठीक है। पीस डील्स हेल्प सॉलिडिफाई अमेरिकन इन्फ्लुएंस। पीस डील्स जो होते हैं उससे अमेरिकन इन्फ्लुएंस और सॉलिड हो जाता है और स्ट्रांग हो जाता है कि हाँ हाँ बड़े भैया आए थे, इन्होंने ही सुलझवाया था ये मैटर, सोल्यूशन इन्होंने ही दिलवाया था ना, तो इनका जो इन्फ्लुएंस है ना ये बरकरार हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। क्वेस्ट का मतलब क्या होता है, क्वेस्ट का मतलब होता है अ लॉन्ग सर्च और परसूट, ठीक है। अगर किसी चीज़ की लंबी खोज हो रही है ना, ढूंढ रहे हैं लंबे समय से किसी चीज़ को, तो हम उसको, उस एक्शन को क्वेस्ट कह सकते हैं, ठीक है। सर्च कह सकते हैं, परस्यूट कह सकते हैं, ठीक है। परस्यूट आप ऐसे याद रखेंगे, आप कहते हैं ना आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन, है ना। सो यस, परस्यूट मीन्स पाने की कोशिश करना, ढूंढना। एंटोनिम हो जाएगा त्याग देना, अबैंडनमेंट, निग्लेक्ट। ऑटोक्रेट्स एक्ट अग्रेसिवली इन दियर क्वेस्ट फॉर पावर। जो ऑटोक्रेट्स होते हैं, है ना, वो अग्रेसिवली एक्ट करते हैं इन दियर क्वेस्ट फॉर पावर। उनकी जो पावर, उनकी सत्ता की, ताकत की जो खोज होती है उसमें वो अग्रेसिवली एक्ट करते हैं, ठीक है। और ये किसकी क्वालिटी है, ऑटोक्रेट्स की क्वालिटी है, ठीक है।
एंटेल का मतलब क्या होता है? एंटेल का मतलब होता है टू इन्वॉल्व और रिक्वायर, इंक्लूड करना या रिक्वायर करना, ठीक है। एंटोनिम है एक्सक्लूड कर देना, अवॉइड करना। इकोनॉमिक सिक्योरिटी विल एंटेल सिक्योरिंग सप्लाई चेन्स, ठीक है। अगर हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो उसमें ज़रूरी होगा, रिक्वायर्ड होगा, इंक्लूड करना होगा। क्या इंक्लूड करना होगा? सप्लाई चेन्स सिक्योर करना। जहाँ से भी सप्लाई आ रही है, सप्लाई चेन को सिक्योर करना ज़रूरी है अगर इकोनॉमिक सिक्योरिटी की ज़रूरत है, ठीक है। फ्लाउट करना मतलब क्या होता है? फ्लाउट मीन्स डेलिबरेटली डिसोबे करना, ठीक है। फ्लाउट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। फ्लाउट इज अ वर्ब विच मीन्स डेलिबरेटली डिसोबे करना, ठीक है। ये आपने देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल बहुत सारे लोग डेलिबरेटली डिसोबे करते हैं। भैया लाल बत्ती हुई, लेकिन लाल बत्ती होने का मतलब उनके लिए ब्रेक लगाना नहीं होता, उनके लिए स्पीड बढ़ाना होता है ना। सो वो क्या करते हैं? ट्रैफिक सिग्नल्स को फ्लाउट करते हैं, मतलब डेलिबरेटली डिसोबे करते हैं, ठीक है। डिफाई करना, डिफाई करना मीन्स डिसोबे करना, डिसरिगार्ड करना, ठीक है। एंटोनिम है फॉलो करना, ओबे करना। ऑटोक्रेट्स में फ्लाउट नॉर्म्स, नॉर्म्स मतलब रूल्स, स्टैंडर्ड्स, कोई चीज़ है ना, तो उसको वो फ्लाउट करते हैं, यानी कि डेलिबरेटली जानबूझ के डिसोबे करते हैं, विदाउट फियर। उनको कोई डर नहीं होता, उनको बस क्या साम दाम दंड भेद, हमें तो सत्ता चाहिए, हमें तो पावर चाहिए, ठीक है। नाउ सेट द कैट अमंग द पिजन्स, ईडियम है, बड़ा प्यारा सा है। अगर आपने पहली बार सुना है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सेट द कैट अमंग द पिजन्स का मतलब क्या है? कॉज ट्रबल और कंट्रोवर्सी, है ना। अब आप ऐसे समझो कि कबूतरों का एक झुंड बैठा है, बेचारे सारे सीधे साधे दाना खा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आप उनके बीच में एक बिल्ली छोड़ देते हो, है ना, तो उससे क्या होगा भाई बताओ? अगर सारे कबूतर बेचारे सीधे साधे से बैठ के दाना चुग रहे हैं और उनके बीच में आपने बिल्ली छोड़ दिया, सेट द कैट अमंग द पिजन्स, क्या किया तुमने? ट्रबल और कंट्रोवर्सी क्रिएट की, है ना। क्या किया तुमने? ट्रबल और कंट्रोवर्सी क्रिएट किया। स्टर अप ट्रबल, प्रोवोक, जानबूझ के उकसाया ना, तो प्रोवोक, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? काम करना, सेटल करना, ठीक है। द एनएसएस सेट द कैट अमंग द पिजन्स इन यूरोप। अब एनएसएस ने क्या किया है? एनएसएस ने कैट को पिजन्स के बीच में छोड़ दिया है, और कहाँ पे? किस इलाके में? भाई यूरोप में, ठीक है। चलो ऑल राइट। अकॉर्ड का मतलब क्या होता है? अकॉर्ड का मतलब होता है अग्रीमेंट और हार्मनी, अग्रीमेंट और हार्मनी, ठीक है। डिसअग्रीमेंट, अग्रीमेंट, सेटलमेंट, हार्मनी, अकॉर्ड, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्कॉर्ड, ठीक है। डिसअग्रीमेंट, कॉन्फ्लिक्ट। इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज गिवन द हाईएस्ट अकॉर्ड, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को जो है सबसे हाईएस्ट अकॉर्ड दिया गया है, मतलब सबसे हाईएस्ट सेटलमेंट या अग्रीमेंट दिया गया है, ठीक है। रिटॉर्ट करना मतलब क्या? शार्पली रिप्लाई करना, ठीक है। शार्पली रिप्लाई करना, इट्स नॉट जस्ट रिप्लाई करना, एकदम शार्पली रिप्लाई करना, ठीक है। मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, सो रिटॉर्ट करना, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ जवाब दिया जा रहा है, ये ध्यान रखना, लेकिन शार्पली जवाब दिया जा रहा है, ठीक है। रिप्लाइड, काउंटर्ड, ठीक है। अग्रीड, एक्सेप्टेड। जर्मनीज मिनिस्टर रिटॉर्टेड, देखो अगर सिर्फ जवाब दिया गया है तो आप जब भी कुछ लिख रहे हैं डिस्क्रिप्टिव या कुछ बता रहे हैं किसी के बारे में तो आप कहेंगे रिप्लाइड, ठीक है। लेकिन तगड़ा जवाब दिया, शार्पली जवाब दिया, तो आप कहेंगे रिटॉर्टेड, ठीक है। सो जर्मनीज मिनिस्टर रिटॉर्टेड दैट दे डोंट नीड आउटसाइड एडवाइस। उन्होंने बोला 1 मिनट, बार वाला कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। तो जर्मनी ने रिटॉर्ट किया, जर्मनी के मिनिस्टर ने रिटॉर्ट किया, ठीक है। ग्रैंडियोज, इट इज़ एन एडजेक्टिव, ठीक है। ग्रैंडियोस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अगेन आपके एग्जामिनेशन में कई बार आ चुका है बच्चों, ठीक है। तो प्लीज़ याद करना इसको, नहीं तो फिर बाद में आके मुझे मत बोलना कि मैम आपने पढ़ाया था लेकिन एग्जाम में फिर भी हम गलत करके आ गए। ग्रैंडियोस मतलब एग्जैजरेटेड और इम्प्रेसिव साउंडिंग, है ना। कोई चीज़ जो बड़ा चढ़ा के बताया गया, एकदम ग्रैंड बना के, भव्य बना के बताया गया है। मैग्निफिसेंट है, पॉम्पस है, ये वर्ड भी एग्जाम में आया हुआ है, पॉम्पस भी वर्ड एग्जाम में आया हुआ है, मॉडेस्ट भी एग्जाम में आया हुआ है। मॉडेस्ट मतलब सीधा साधा, सिंपल, ठीक है। द NSS इज फिल्ड विथ ग्रैंडियोज टर्म्स, NSS में बड़े बड़े टर्म्स हैं, है ना। इट इज़ फिल्ड विथ ग्रैंडियोज, बड़े बड़े टर्म्स है। एंड स्टूडेंट्स वी हैव आवर बैचेस ऑन आवर एप्लीकेशन सरीन पाठशाला। इस एप्लीकेशन पर आपको 2 तरह के बैचेस मिलेंगे। अगर आप किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत है, इन डिटेल
keeping in mind the pattern of questions and the not even just the pattern of questions but the topics that are asked in your examination. किस टॉपिक का कितना वेटेज है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कम क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ग्रामर है, वोकैबुलरी के डेडिकेटेड सेशंस है, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, कॉम्प्रहेंशंस के डेडिकेटेड सेशंस है. मतलब आप समझ सकते हैं 200+ आवर्स का कंटेंट आपको यहाँ मिल जाएगा. ठीक है, 200+ आवर्स का कंटेंट है. एंड प्राइसेस इससे भी कम हैं. अभी डिस्काउंट में है प्राइसेस, तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन पर. स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस बैच होता है ऑब्वियसली स्पोकन के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने के लिए. यहाँ पे हम ग्रामर पे या करेक्टनेस पे इतना ध्यान नहीं देते हैं. हम ध्यान देते हैं कि आपको जो सही सेंटेंसेस बनाने के लिए स्ट्रक्चर और ग्रामर जितना पता होना चाहिए उतना पता हो और ढेर सारा प्रैक्टिस हो ताकि आप कॉन्फिडेंट हो जाएं. ठीक है बच्चों, चलो अब आ जाते हैं नोशनल सिक्योरिटी. नेशनल सिक्योरिटी नहीं है, ध्यान में देना. नोशनल, नोशन मतलब आइडिया. नोशनल सिक्योरिटी की बात हम कर रहे हैं. ऑन द यूएसएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी. ठीक है, नाउ द यूएस इज इन परस्यूट ऑफ ग्लोबल डोमिनेंस. पूरे विश्व पर ये अपना मतलब हथकड़ा जमाना चाह रहे हैं, डोमिनेट करना चाह रहे हैं. डोमिनेंस एंड आइसोलेशनलिज्म साइमल्टेनियसली. ठीक है, जो उनकी बात नहीं मान रहे हैं उनको अकेला कर देना है, उनको बिल्कुल अकेला कर देना है और पूरे दुनिया पर इनको अपना राज करना है. यूएस इज इन परस्यूट ऑफ, इसी चीज़ के परस्यूट में है यूएस अभी. द यूएस हैज़ रिलीज्ड इट्स फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी. एनएसएस उन्होंने अपना पहला रिलीज कर दिया है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी. ठीक है, अंडर द ट्रम्प सेकेंड टर्म. अ डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड एज अ रोड मैप. और इस डॉक्यूमेंट को ये बोल रहे हैं कि ये एक मार्गदर्शक है, एक रोड मैप है टू एंश्योर दैट अमेरिका रिमेन्स द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट, रिचेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट सक्सेसफुल कंट्री. वो कह रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट बनाया गया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके, इंश्योर किया जा सके कि अमेरिका दुनिया का सबसे मजबूत, सबसे अमीर, सबसे ताकतवर और सबसे कामयाब देश रहे फॉर डेकेड्स टू कम. 1-2 साल के लिए नहीं, आगे आने वाले कई दशकों तक ये बना रहे, इसलिए हमने एनएसएस बनाया है. ठीक है, वॉशिंगटन हैज़ आइडेंटिफाइड 5 टॉप फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज़. उन्होंने बोला कि हमारे लिए अभी फिलहाल 5 टॉप फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज़ हैं. दीज इंक्लूड द नोशन, द आइडिया दैट द ईरा ऑफ मास माइग्रेशन हैज़ एंडेड. मास माइग्रेशन का जो युग था, ईरा था, वो ख़त्म हो गया है, ऐसा उन्होंने सोच रखा है. उसमें यही आइडिया है. दैट कोर राइट्स एंड लिबर्टीज़ इंक्लूडिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलीजन नीड टू बी प्रोटेक्टेड. कह रहे हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और रिलीजन है ये कोर राइट्स एंड लिबर्टीज़ में आता है और इनको बचाने की ज़रूरत है, प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है. मोर देन एवर बिफोर मतलब पहले से कहीं ज़्यादा आज ज़रूरत है कि इन कोर राइट्स और लिबर्टीज़ को बचाया जा सके. बिफोर द डेज ऑफ द यूएस प्रॉपिंग अप द एंटायर वर्ल्ड ऑर्डर लाइक एटलस आर ओवर. ठीक है, बिफोर द डेज ऑफ द यूएस प्रॉपिंग अप द एंटायर वर्ल्ड ऑर्डर. कह रहे हैं कि इससे पहले कि वो दिन आए कि जहाँ यूएस ही पूरे दुनिया को संभाले रख रहा है, सपोर्ट कर रहा है पूरे दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को, ये ख़त्म हो उसके पहले हमें ये कर लेना है. ठीक है, दैट द वाइट हाउस सीज इट एज इम्परेटिव. वाइट हाउस मतलब अगेन यूएस के ऊपर कहा जा रहा है कि यूएस इसको ऐसे देखता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि डबल डाउन किया जाए मतलब बहुत दुगना एफर्ट लगाया जाए ऑन शेपर्डिंग पीस डील्स. शेपर्डिंग मीन्स गाइडिंग, लीडिंग पीस डील्स. बोल रहे कि अभी तक हम जो भी शांति समझौता कर रहे हैं, जितनी एनर्जी लगा रहे हैं, अब डबल डाउन करना पड़ेगा, मतलब और जोर लगाना पड़ेगा, डबल एनर्जी लगानी पड़ेगी कि शांति समझौते बनाए जाए अक्रॉस द वर्ल्ड एज अ मीन्स टू सॉलिडिफाई. और जितने शांति समझौते बनेंगे, जितने होंगे, उतना ही यूएस का जो इन्फ्लुएंस है वो तगड़ा बनेगा, सॉलिडिफाई होगा. ठीक है, अब्रॉड. एंड दैट इकोनॉमिक सिक्योरिटी विल बी अकॉर्डेड. और इसी तरह इकोनॉमिक सिक्योरिटी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, विल बी अकॉर्डेड हाईएस्ट इंपॉर्टेंस इन फॉरेन पॉलिसी. फॉर द लास्ट पिलर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी. कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो आखिरी स्तंभ है, जो लास्ट पिलर है, especially the thrust of concerted foreign policy actions, है ना, concerted. पहले यहाँ से शुरू करते हैं.
फॉरेन पॉलिसी एक्शंस हमें पता है ना, फॉरेन पॉलिसी मतलब विदेशी राज्यों से कैसे डील करना है, वो जो भी पॉलिसीज़ बनता है और जो भी एक्शंस लिया जाता है ना, सो फॉरेन पॉलिसी एक्शंस। तो फॉरेन पॉलिसी एक्शंस, कंसर्टेड फॉरेन पॉलिसी एक्शंस। कंसर्टेड फॉरेन पॉलिसी एक्शंस का मतलब होता है सोच समझ के, बिल्कुल हम प्लान करके, ऑर्गेनाइज करके जो फॉरेन पॉलिसी एक्शन ले रहे हैं। थ्रस्ट मतलब जोर, है ना। अब देखो जो लास्ट पिलर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी है उसमें कह रहे हैं कि हमें कंसर्टेड फॉरेन पॉलिसी एक्शंस का थ्रस्ट देना पड़ेगा, जोर देना पड़ेगा फॉर द रिमाइंडर ऑफ द सेकेंड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। क्योंकि जो रिमाइंडर ऑफ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का जो अभी बाकी टाइम है उसमें एंटेल एफर्ट्स टुवर्ड्स अचीविंग बैलेंस्ड ट्रेड, उसमें एंटेल मतलब रिक्वायर करना है ना, तो क्या ज़रूरी होगा, एफर्ट्स टुवर्ड्स अचीविंग बैलेंस्ड ट्रेड, सिक्योरिंग एक्सेस टू क्रिटिकल सप्लाई चेन्स, जो भी क्रिटिकल सप्लाई चेन्स है उसमें उनको एक्सेस चाहिए, एंड मटीरियल्स, री इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द यूएस इकोनॉमी को दोबारा से री इंडस्ट्रियलाइज करना है, बूस्टिंग अमेरिकन डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जिससे अमेरिकन डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को और बूस्ट मिलेगा, and energy dominance and supporting Wall Street to leverage the dynamic free market system। और इसी तरह वहाँ का जो वॉल स्ट्रीट है उसको सपोर्ट करना है ताकि वो डायनामिक फ्री मार्केट सिस्टम को लेवरेज कर सके, मतलब उसका और बेहतर यूज़ कर सके, उसका फ़ायदा उठा सके। फ़ायदा उठाना यहाँ पे गलत सेंस में हमेशा नहीं होता है, लेवरेज करना मतलब कोई चीज़ हमारे पास अवेलेबल है और हम उसको अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। आ लीडरशिप इन डिजिटल फाइनेंस एंड इनोवेशन वर्ल्ड वाइड। While the grandiose terms of the US foreign policy priorities are unsurprising, कह रहे हैं कि ये जो बड़े बड़े टर्म्स है ना US फॉरेन पॉलिसी का और उनकी प्रायोरिटीज़ का, ये बड़े मतलब ये सरप्राइजिंग नहीं है, ये अनसरप्राइजिंग है। इन दिया ब्रॉड एम्फोसिस, मतलब जो मोटा मोटा एम्फोसिस में अगर देखोगे तो फिर इनकी बातें जो है वो अनसरप्राइजिंग नहीं है, कोई चकित करने वाली नहीं है, हमेशा ऐसी बातें करते हैं। अदर दैन परहैप्स द अनरिलेंटिंग सबटेक्स्ट ऑफ इटर्नल अनक्वेश्चनड अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म, जो अमेरिका को बिल्कुल एकदम टॉप पे रखा है ना, और वो ये अनरिलेंटिंग है ना, तो ये चीज़ थोड़ी सी चिंताजनक है। इट इज़ द ब्रॉड साइड अगेंस्ट द यूरोपियन एलाइज दैट इज़ मोस्ट ट्रबलिंग फॉर द रिस्क, है ना। तो जो यूरोपियन एलाइज के लिए ब्रॉड साइड उन्होंने लिया है ना, ये सबसे ज़्यादा चिंताजनक है। दैट इज़ द मोस्ट ट्रबलिंग फॉर द रिस्क दैट इट पोजेस टू रीजनल स्टेबिलिटी, जिसकी वजह से रीजनल स्टेबिलिटी का रिस्क है। अब अपने आप को जब सबसे सर्वप्रथम बनाने की कोशिश करेंगे तो लोगों को दिक्कत होगी, और वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। अब वो लड़ेंगे, आवाज़ अगर उठाएंगे तो रीजनल स्टेबिलिटी खतरे में आएगी, है ना, अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। द NSS नॉट ओनली टेक्स अ पेट्रोनाइजिंग टोन, NSS जो है ये बड़ा एक पेट्रोनाइजिंग टोन ले रहा है। पेट्रोनाइजिंग मतलब सबको नीचे नीचे को दिखा रहा है, सबको इन्फीरियर दिखा रहा है, अपने आप को सुपीरियर दिखा रहा है, ऐसा टोन है उसके लैंग्वेज में। किसके लिए? ऑन यूरोप फेसिंग द स्टार्क प्रोस्पेक्ट, कह रहे हैं कि यूरोप को सामना करना पड़ेगा सिविलाइजेशनल इरेजर का। अगर उन्होंने बात नहीं माना तो पूरे के पूरे सिविलाइजेशन को हम ख़त्म कर देंगे, या ख़त्म होने का, पूरे सिविलाइजेशन के ख़त्म होने का उनको रिस्क फेस करना पड़ेगा। ओविंग टू इट्स परपेटेड इकोनॉमिक डिक्लाइन, कह रहे हैं कि वहाँ पे इकोनॉमिक डिक्लाइन शुरू हो चुका है। पर्पटेड ये अलेज्ड है, प्रूव्ड नहीं है, ठीक है, कथित तौर पर। बट इट ऑल्सो फॉल्स जर्मनी एंड EU कंट्रीज विद अनस्टेबल माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स, और इसका वो दोष किस पे दे रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि जर्मनी और यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अनस्टेबल, अस्थिर और वो भी माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स हैं, जिनकी पॉलिसी एक्शंस अपेरेंटली मैच नहीं करते हैं उनकी स्टेटेड डिज़ायर फॉर पीस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रशियन वॉर इन यूक्रेन, है ना। तो रशिया का जो वॉर चल रहा है यूक्रेन में, उसके संबंध में, उसके संदर्भ में उन्होंने बोला कुछ और कर कुछ और रहे हैं, बातें मैच नहीं कर रही हैं, है ना। तो वो इन सब टर्म्स में बोल रहे हैं। लिटिल वंडर दैट जर्मनीज फॉरेन मिनिस्टर जोहान वैडफुल रिटॉर्टेड। अब जर्मनी तो मतलब एवं किसी की सुन के तो लेता नहीं है, तो वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने तुरंत शार्पली जवाब दिया, मतलब रिटॉर्ट किया। दैट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जर्मनी
He did not believe that questions of freedom of expression or organization of our free societies belonged in the US NSS. उन्होंने बोला कि भाई अगर जर्मनी की बात हो रही है तो चाहे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर फ्री सोसाइटीज़ हो, मतलब हम अपने यहाँ पे कैसे फ्री सोसाइटीज़ बना रहे हैं, इन सब मुद्दों के बारे में यूएस के एनएसएस में जगह नहीं होनी चाहिए, वो हम बात करेंगे। इन शॉर्ट उन्होंने बहुत प्यार से बोला कि तुम अपने काम से काम रखो, है ना। एंड दैट हिज कंट्री डिड नॉट नीड आउटसाइड एडवाइस। उन्होंने बोला कि हमें बाहर के लोगों की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। While the NSS is a signpost to guide US diplomats towards a united vision. हालांकि जो NSS है वो एक साइन पोस्ट है। साइन पोस्ट मतलब एक डायरेक्शन, एक निशान जैसे हम कहते हैं ना कि इंडिकेशन हो, कोई सिंबल हो, और किस लिए सिंबल? टू गाइड यूएस डिप्लोमैट्स टुवर्ड्स अ यूनाइटेड विजन फॉर वॉशिंगटन डिफाइंड फॉरेन पॉलिसी गोल्स, ठीक है, ताकि जो यूएस के डिप्लोमैट्स हैं उनको एक यूनाइटेड विजन मिले, सबका विजन क्लियर हो, यूनाइटेड विजन मिले फॉर वॉशिंगटन डिफाइंड फॉरेन पॉलिसी गोल्स, है ना। वॉशिंगटन द्वारा जो फॉरेन पॉलिसी गोल्स डिफाइंड होंगे तो उसके लिए सभी को, सारे फॉरेन डिप्लोमैट्स को, यूएस डिप्लोमैट्स को एक यूनाइटेड विजन रहेगा, है ना। इट्स लेटेस्ट वर्जन हैज़ सेट द कैट अमंग द पिजन्स। अब इसका जो लेटेस्ट वर्जन है ना, उसकी वजह से रायता फैल गया है, सेट द कैट अमंग द पिजन्स, और रायता फैल जाना, बवाल क्रिएट हो जाना, ठीक है, सेट द कैट अमंग द पिजन्स सो फार एज एंग्जाइटीज अराउंड नाटोज स्ट्रेंथ आर कंसर्न, ठीक है। अब एंग्जाइटीज होने लगी हैं लोगों को जब नाटो के स्ट्रेंथ की बात हो रही है। इफ एज द एनएसएस सेज, अगर जैसा एनएसएस बोल रहा है, अगर यूएस इंटेंड्स टू पुश अ बर्डन शेयरिंग नेटवर्क, अगर वो एक बर्डन शेयरिंग नेटवर्क पुश करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वो अपने एलाइज को फोर्स कर सके, टू फोर्स ऑल इट्स एलाइज टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टेबिलिटी। उन्होंने बोला ना कि अभी यूएस सबकी जिम्मेदारी नहीं लेने वाला, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को बनाए रखने की जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो जितने भी नाटो के एलाइज हैं उनको फोर्स करेगा कि तुम तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए रीजन में, है ना। इट माइट एंड अप बोल्स्टरिंग द सेंस ऑफ इम्प्यूनिटी। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इट माइट एंड अप बोल्स्टरिंग मतलब स्ट्रॉन्ग करे द सेंस ऑफ इम्प्यूनिटी विथ विच ऑटोक्रेट्स वर्ल्ड वाइड फ्लाउट टेरिटोरियल एंड ह्यूमन राइट्स नॉर्म्स इन दियर क्वेस्ट फॉर पावर, ठीक है। देखो अब ये सेंटेंस समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ी बात यहाँ पे बोली गई है। इन्होंने बोल दिया, मान लो कि अगर यूएस बोल देता है कि हाँ ठीक है, अपने अपने रीजन में अब तुम अपनी अपनी रीजनल स्टेबिलिटी की बात उठाओ, तो वहाँ पे अब हर एक रीजन में अगर कोई ऑटोक्रेट है तो वो बिना डरे, विदाउट फियर ऑफ इम्प्यूनिटी हम बोल रहे हैं ना, तो बोल्स्टरिंग द सेंस ऑफ इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी मतलब जिसको सज़ा से कोई डर नहीं है, सज़ा से कोई लेना देना नहीं है ना, तो वो चीज़ जो है लोगों की, ऐसे लोगों की, ऑटोक्रेट्स की बोल्स्टर हो जाएगी, मतलब मजबूत हो जाएगी, और वो फ्लाउट करेंगे टेरिटोरियल एंड ह्यूमन राइट्स, मतलब अपने एरिया में टेरिटोरियल या ह्यूमन राइट्स को फ्लाउट करेंगे, मतलब जानबूझ के वो डिसोबे करना शुरू कर सकते हैं इन देयर क्वेस्ट फॉर पावर। क्यों? उनकी जो पावर की या सत्ता की भूख है उसके लिए वो ये सब भी करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया सा आर्टिकल था, प्यारा सा आर्टिकल था। अब आप मुझे फटाफट से टोन बता दो। सेलिब्रेटरी तो डेफिनेटली नहीं है, ठीक है। नॉस्टैल्जिक, पुराने टाइम की याद कर रहे हैं क्या? सटायर है क्या कुछ यहाँ पे? क्रिटिकल है, पहली बात तो क्रिटिसाइज किया गया है, कुछ कुछ बोला गया है कि भाई यूएस पेट्रोनाइजिंग टोन में बात कर रहा है ना, तो ये सब नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। और कॉशन किया है, लास्ट में बोला है ना कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा ऐसा हो सकता है। कॉशन करना मतलब सतर्क करना, है ना। तो लास्ट के पैराग्राफ में आपने देखा थोड़ा सा कॉशनरी टोन भी है। सो द टोन इज क्रिटिकल एंड कॉशनरी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच फॉरेन पॉलिसी थीम इज मोस्ट स्ट्रांगली एम्फसाइज्ड इन द यूएस एनएसएस, कौन सी फॉरेन पॉलिसी थीम सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली एम्फसाइज की गई है नए यूएस एनएसएस में? स्ट्रेंथनिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, एक्सपैंडिंग स्पेस एक्सप्लोरेशन, प्रायोरिटाइजिंग सपोर्टिंग यूरोपियन पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, नहीं, ये वो बोल रहे कि भाई हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करेंगे, ठीक है। वाई डज द पैसेज सजेस्ट दैट द न्यू एनएसएस कुड वीकन नाटो? पैसेज का कहना है कि ये जो नया एनएसएस है इससे नाटो जैसी संस्था कमज़ोर हो सकती है। ऐसा क्यों कहा गया है, मतलब ऐसा क्यों इंडिकेट किया गया है आज के पैसेज में, आज के एडिटोरियल में? बिकॉज इट प्रपोजेज रिड्यूसिंग यूएस ट्रूप नंबर्स इन यूरोप, because it promotes a burden sharing model that may create uncertainty about US commitments,
उन्होंने बर्डन शेयरिंग बोल दिया, तो जिससे यूएस कमिटमेंट्स के बारे में हमें नहीं पता होगा कि ये क्या कमिट करते हैं, क्या करेंगे क्या नहीं, बिकॉज इट डिमांड्स यूरोप लीव नाटो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज इट एंड्स मिलिट्री कोऑपरेशन विद जर्मनी, नो, द आंसर इज ऑप्शन बी, द आंसर इज ऑप्शन बी। पेट्रोनाइजिंग जो वर्ड पैसेज में यूज हुआ है उसका मीनिंग क्या है? पेट्रोनाइजिंग का मतलब क्या है? एनकरेजिंग, प्रोत्साहन देने वाला है, एडवाइजिंग पोलाइटली, ट्रीटिंग अदर्स विद एन एटीट्यूड ऑफ सुपीरियोरिटी, यस, दिस इज द आंसर। दूसरों को एकदम सुपीरियर समझना, दूसरों को एकदम इन्फीरियर समझना, है ना, और अपने आप को एकदम सुपीरियर समझना। कि कुछ लोग है ना बोलते भी हैं, कुछ छोटी सी बात बोलेंगे वो ऐसे बोलेंगे ना जैसे खुद पता नहीं कहाँ के 30 मार खाना है, एंड तुम पता नहीं कहाँ के बेवकूफ़ हो, ठीक है, तुम्हारे अंदर दिमाग ही नहीं है। ऐसे जो लोग बात करते हैं उसको पेट्रोनाइजिंग टोन कहा जाता है। इसका एंटोनिम है रिस्पेक्टफुल होना। तो डेफिनेटली पेट्रोनाइजिंग वाले रिस्पेक्टफुल नहीं है, वो सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तभी ऐसे टोन में बात करते हैं, ठीक है। चलो अब करेक्ट सेंटेंस हमें चूज करना है। The NSS not only takes a patronizing tone on Europe facing the stark prospect of civilizational erasure, but also faults Germany and EU countries whose policy actions does not match their stated desire for power. Replace does not with do not, ये हमारा आंसर है। Whose policy actions, policy actions plural है ना, तो हमें यहाँ पे does not नहीं, हमें बोलना है do not match, ठीक है, बाकी सब ठीक है। चलो अब देखते हैं एक जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन जो बैंकिंग और एसएससी वाले बच्चों के काम आ सकता है। द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी मेंशन्ड इन द पैसेज वाज रिलीज्ड अंडर व्हिच यूएस प्रेसिडेंट्स टर्म? जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी मेंशन्ड इन द पैसेज है वो किस यूएस प्रेसिडेंट के टर्म में रिलीज किया गया? बहुत ईजी है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन है पैसेज में से। अच्छा, अब अगर आप किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे ग्रुप डिस्कशन आता है, ग्रुप डिस्कशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेक्शन का, या फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है ना, तो वहाँ पे आपकी राय जानने के लिए, आपकी सोच, आपकी विचारधारा समझने के लिए आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, आपका अवेयरनेस लेवल चेक करने के लिए आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना। तो मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन पूछा कि यूएस का ये जो बर्डन शेयरिंग अप्रोच है, क्या इससे ग्लोबल अलायंसेस कमज़ोर होंगे और अथॉरिटेरियन अग्रेशन बढ़ेगा? क्या ये जो यूएस का बर्डन शेयरिंग अप्रोच है इससे ग्लोबल अलायंसेस जैसे नाटो, क्या ये कमज़ोर होंगे और इससे अथॉरिटेरियन अग्रेशन बढ़ेगा? आप हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे? सबसे पहले तो आप इसके ऊपर बोल ही तब पाएंगे जब आपके पास इस पर कुछ कंटेंट होगा, कुछ पॉइंट्स होगा। एडिटोरियल हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा इंग्लिश विद सुमन शर्मा इस टेलीग्राम चैनल पर। इंग्लिश विद सुमन शर्मा इस टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ देखना, पॉइंट्स पढ़ो एक बार, जस्ट गिव इट वन रीडिंग, एटलीस्ट वन रीडिंग आप इसको देंगे ताकि कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में रहे। जस्ट इन केस अगर किसी मॉक में या किसी एग्जामिनेशन में या इंटरव्यू में आपके सामने ये क्वेश्चन आए तो आप इस पर एक अच्छा ओपिनियन फॉर्म करके अपनी राय बता पाएँ, है ना। तो आप इसको रीड करेंगे और रीड करके आप क्या ओपिनियन फॉर्म करते हैं एक बार आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद एवरीवन।